Hello students, today we are back with our new poem, that is The Tale of Melon City, written by Vikram Seth from 11th class. मेलन खरबूजा, खरबूजा के देश की कहानी जिसको विक्रम सेठ ने लिखा है। थोड़ा सा मैं वर्णन विक्रम सेठ जो हमारी इस पोएम के पोएट हैं उनके बारे में बता दूं। विक्रम सेठ वॉज बोर्न इन कोलकाता। कलकत्ता में विक्रम सेठ का जन्म हुआ। उनके जो फेमस बुक्स हैं वो द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूज़िक, ये कुछ उनकी फेमस बुक्स हैं। वो इंडियन राइटर हैं और उनको 2007 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ वर्स। वर्स क्या होता है? कविता। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज एन एंशियंट टेल, एक पुरानी कथा है, पुरानी कहानी है, और उसको पोएट ने एक कविता के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। जो थीम है इस पोएम की वो है ह्यूमर, आयरनी और सैटायर। आयरनी और सैटायर ये व्यंग्य होते हैं कि एक बात कह के उसका अर्थ कुछ और निकलता है और फिर उस बात के द्वारा एक प्रकार से ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, मजाक जो है वो पैदा किया जाता है। तो इस पोएम को जब भी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमारे को हंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो आपने इस क्लास में बिल्कुल भी आपने माइंड पे, ब्रेन पे आपने बर्डन नहीं लेना है, परेशानी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको एंजॉय करना है इस पोएम में। और ये पोएम देखने में बहुत बड़ी लगती है, बट मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप हार्डली मैं बोलता हूँ, इफ़ यू रिमेंबर 8 to 10 वर्ड्स, 8 से 10 जो शब्द हैं वो अगर आप इस पोएम में लर्न कर लेंगे, आपको कहीं कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप या समरी कुछ भी लिखने में, समझने में आपको कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोएम जो स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में लिखता है, पोएट ने लिखा है, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। इन द सिटी ऑफ विच, भाई एक देश है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। और देखिए पोएट की दो क्वालिटीज बताई हैं, दो गुण बताए हैं। फर्स्ट है जस्ट। जस्ट होता है जो न्यायप्रिय हो। सेकंड है प्लेसिड, पीसफुल, शांत। तो किंग की दो क्वालिटी है कि वो न्यायप्रिय है और शांति प्रिय है। मैं एक ऐसे देश की कहानी बताता हूं जिसमें एक राजा था, वो बहुत न्यायप्रिय था और शांति प्रिय था। अब यहाँ पे ह्यूमर आगे जाके क्रिएट करते हैं पोएट। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस बनती हैं उनमें ना तो ये पोएट, ना तो ये किंग जस्ट रह पाते हैं, न्यायप्रिय रह पाते हैं, और ना ही ये शांति प्रिय रह पाते हैं। अब क्या हुआ? राजा होते हैं, उनको अपनी जो विक्ट्री होती है, अपनी जो जीत होती है, उसकी यादगार में कुछ मोनुमेंट्स, स्मारक जो हैं वो बनवाने की आदत रहती है। तो राजा ने कहा भाई मैंने एक युद्ध जीता है और इसलिए क्या करना चाहिए? एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर। मेजर होता है मुख्य, थॉरोफेयर, थॉरोफेयर मीन्स आम रास्ता, स्पैन का मतलब ढकना, क्रॉस करना, कवर करना। राजा ने कहा कि भाई मेरी जीत की खुशी में एक आर्च, एक मेहराब जो है वो हमारे जो नगर है, देश है, उसके मुख्य रास्ते पे बनाई जानी चाहिए। सो द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। कारीगर गए और उन्होंने मेहराब को बना दिया। क्यों क्यों बना दिया? कि भाई ये राजा का ऑर्डर था। एंड टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। राजा ने अब क्या किया? भाई ऐसे तो इस मेहराब को देखने कौन आएगा, ऐसे तो ये कैसे फेमस होगी? टू एडिफाई, एडिफाई करना मतलब इकट्ठा करना, बुलाना, कॉल। और स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक। दर्शकों को, देखने वाले लोगों को बुलाने के लिए राजा ने क्या किया? जब मैं वहां पे जाऊंगा तभी तो लोग आएंगे कि राजा भी यहीं से जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? वन डे ही रोट एंड decided to go from
that route. And as soon as he went there, the king rode through that arch. It was built low, and his crown touched the arch, and it was lost somewhere. राजा का मुकुट जो है मेहराब से टकरा गया और वो मुकुट ना जाने कहीं पे खो गया। इस बात से क्या होता है कि राजा जो है उनको गुस्सा आ जाता है। A frown, theory हम बोलते हैं, appeared on his face, his placid face, उनके शांति प्रिय चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। And what did he do? उसके बाद उन्होंने क्या किया? He called the chief of builders. तो फर्स्ट वर्ड आप ये लर्न कर लेंगे। फर्स्ट मैंने बताया था कि आप किंग लर्न करोगे, उसके बाद में किंग की दो क्वालिटीज हैं, जस्ट एंड प्लेसिड। उसके बाद में जब राजा वहां से गए, उनका मुकुट खो जाता है, तो वो पनिशमेंट देने की सोचते हैं और उन्होंने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई क्राउन समवेयर, सो द कल्प्रिट मस्ट बी हैंग्ड। ही कॉल्ड द चीफ ऑफ बिल्डर्स, कारीगरों का जो मुखिया था, उन्होंने उसको बुला लिया और कहा कि द चीफ ऑफ बिल्डर्स शुड बी हैंग्ड, भाई कारीगरों के मुखिया को फांसी दे दी जाए। पर क्या हुआ? एज सुन एज द चीफ ऑफ बिल्डर्स पास्ड बाय द किंग, ही क्राइड, ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ये लाइन आप और अच्छे ध्यान देके लर्न कर लेंगे। ओ किंग, चीफ ऑफ बिल्डर्स ने क्राई किया है, चिल्लाया है, क्या? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। हे राजा, ये तो कारीगरों की गलती थी। तो आपको देखो लर्न कैसे करना है, स्टार्टिंग से आप लर्न करेंगे। द किंग कॉल्ड द चीफ ऑफ बिल्डर्स, ही सेड दैट द चीफ ऑफ बिल्डर्स शुड बी हैंग्ड, ये लाइन होगी। उसके बाद में आप लिखेंगे कि द चीफ ऑफ बिल्डर्स क्राइड एज सुन एज ही पास्ड बाय द किंग, और क्या क्राई किया? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। अगली फिर क्या होता है कि भाई ये तो कारीगरों की गलती थी। अब राजा ने क्या किया? उन्होंने कहा कि द वर्कमैन शुड बी हैंग। अब भाई उन्होंने कहा कि चलो इनके मुखिया की गलती नहीं है, तो जो कारीगर हैं उनकी गलती है, दे शुड बी हैंग। द सेम थिंग हैपेंड अगेन व्हेन द वर्कमैन पास्ड बाय द किंग, दे आल्सो क्राइड। क्या क्राई किया? ओ किंग, इट वॉज द मैसन्स फॉल्ट। कारीगर बोले, महाराज हमारी गलती नहीं है, ये तो मैसन्स की गलती है, ये तो मिस्त्रियों की गलती है। क्यों गलती है? बिकॉज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, के मिस्त्रियों ने जो ईंटें हैं वो गलत आकार की बना दी और ये मेहराब नीची बन गई। राजा ने कहा चलो छोड़ो भाई। फिर किसकी गलती है? मिस्त्रियों को बुलाया गया, मैसन्स को बुलाया गया, एंड द मैसन सेड दैट ओ किंग, इट वाज द आर्किटेक्ट्स फॉल्ट। वो बोले जी ये तो वास्तुशिल्पी की गलती है, जिन्होंने इस मेहराब का डिजाइन बनाया, हमारी गलती नहीं है। उसी प्रकार से राजा ने फिर आर्किटेक्ट को बुलाया, एंड द आर्किटेक्ट सेड दैट ओ किंग, इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ये लाइन आप बार बार रिपीट करेंगे और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप जो भी आप क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड करेंगे, आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी आर्किटेक्ट कहता है महाराज मेरी गलती नहीं है, When I came to you, you made some changes at the very last moment. मैंने तो प्लान से ही बनाया था, मैंने तो सही योजना बनाई थी, लेकिन आपने आखिर में आके उसमें कुछ बदलाव कर दिए, इस वजह से मेहराब नीची बन गई, आपका मुकुट उससे टकराया और वो मुकुट गिर गया और गुम हो गया। मेरी गलती नहीं है। गलती कुल मिला के अब किसकी निकल जाती है? इट वॉज द किंग्स फॉल्ट। राजा को लगा भाई अब तो मेरी गलती निकल गई है, अब तो मैं फंसूंगा, तो राजा घबरा जाते हैं और द किंग गॉट confused, और वो कहते हैं कि the finer points like guilt should be postponed, hanging must take place and someone must be hanged. At the same time the crowd grew restless, जो भीड़ थी स्पेक्टेटर से वो बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई लोग देखने आए हुए थे फांसी, वो कहते हैं किसी न किसी को फांसी होनी चाहिए। So what happened? The king ordered to call, अपने आप को एस्केप करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए राजा कहते हैं भाई हमारे देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुला के लाया जाए। आप इंजॉय कीजिए स्टोरी को। बुद्धिमान आदमी को लाया गया, राजा ने कहा था बुला के लाया जाए।
द वाइजेस्ट मैन शुड बी ब्रॉट. सो द वाइजेस्ट मैन वॉज ब्रॉट. ने मीन्स नहीं, नो. ही वॉज कैरीड. इतना बूढ़ा था. पहले तो बुद्धिमान क्यों था? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मैन. सबसे बूढ़ा आदमी था, इसलिए बुद्धिमान उसको मान लिया. दैट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ ह्यूमर. मजाक की बात आती है, हंसी हमारे को फील होती है. और उसी टाइप पे जो वाइजेस्ट मैन है वो आके कहता है, ओके आई हैव डिसाइडेड इट वॉज द आर्ट्स फॉल्ट. ये तो मेहराब की गलती थी. ये तो मेहराब की गलती थी. सो द आर्च मस्ट बी हैंग. इसलिए मेहराब को फांसी दे देनी चाहिए. मेहराब को ही फांसी के फंदे पे टांगना चाहिए. When the process was going on, one of the counselors, एक सभासद जो थे वो आ जाते हैं. वो कहते हैं, हाउ कैन बी सो शेमलेस. हम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं किंग, महाराज. द आर्च हैड टच्ड योर फोरहेड, योर क्राउन. उस मेहराब ने आपके माथे को चूमा, आपके मुकुट को चूमा है. सो हाउ कैन बी सो शेमलेस. इतने बेशरम हम कैसे हो सकते हैं कि उसको फांसी के फंदे पे लटका रहे हैं. तो राजा कहते हैं कि यस भाई, अब जो ये प्रोसेस है ये इसको टाल देना चाहिए, लेकिन हैंगिंग होगी. जो स्पेक्टेटर्स हैं वो रेस्टलेस इस बीच में हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं. और उन्होंने क्या किया कि भाई फांसी तो होनी ही चाहिए. सो द किंग एंड द मिनिस्टर्स पॉन्डर्ड और द डायलमा. पॉन्डर्ड होता है चिंतन करना, डायलमा होता है दुविधा. इस दुविधा पे राजा ने जो है चिंतन किया. और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? द नूज. नूज होता है फांसी का फंदा. इसी तरीके से एक वर्ड है इसी पोएम में, स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड होता है फांसी का तख्ता. स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं. तो क्या हुआ कि फांसी का जो फंदा है, नूज है, इट वॉज सेट अप समवट हाई. कुछ ऊंचाई पे फांसी का फंदा टांग दिया जाता है. ईच वन वॉज मेजर्ड बाई एंड बाई. एक एक करके, वन बाई वन सभी को मापा जाता है. बट ओनली वन पर्सन रीच्ड एट द हाइट ऑफ द नूज. वन पर्सन वॉज एबल टू रीच द हाइट ऑफ द नूज एंड इट वॉज द किंग हिमसेल्फ. तो राजा को जो है भाई वो फांसी के फंदे में फिट आ जाता है. राजा को फांसी दे दी जाती है एंड ही डाइड. वो मर जाता है. तो जो वहां पे सभासद हैं, वहां पे जो प्रजा है, जो लोग हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, द किंग इज डेड. राजा की आयु लंबी हो, राजा की आयु लंबी हो. अब राजा मर जाते हैं. सो फॉलोइंग द कस्टमरी चॉइस. कस्टमरी होता है रीति रिवाज के अनुसार. उनकी रिवाज थी कि अब अगला राजा कैसे बनेगा. तो उनका जो मेन, जो मुख्य द्वार था, मेन गेट था उस देश का, उसमें से जो भी आदमी सबसे पहले गुजरता था, द फर्स्ट मैन who passed by the main gate of that country, of that place, he had to choose the next king. उस आदमी को, जो आदमी सबसे पहले नगर के मुख्य द्वार में से गुजरता था, उसको अधिकार मिल जाता था कि वो अगले राजा का नाम घोषित कर सकता था. अनलकीली द फर्स्ट मैन पासिंग द मेन गेट was an idiot. एक मूर्ख आदमी वहां से गुजरता है. and when the soldiers of the king asked who should be the next king, तो उसने जवाब दिया, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने जवाब दिया, पूछा उससे कि भाई अगला राजा कौन होगा. he answered the melon. भाई एक खरबूज अगला राजा होगा, क्योंकि the melon was the standard answer to all questions for him. उस मूर्ख आदमी के लिए खरबूज, द मेलन, एक सीधा साधा रटा रटाया एक जवाब था. उसने कह दिया कि मेलन अगला राजा होगा. तो उस देश की प्रथा को फॉलो करते हुए द मेलन वॉज क्राउन्ड एंड इट वॉज सेट अपॉन अ थ्रोन. उसको सिंहासन पे बैठा दिया गया और उसको मुकुट पहना दिया जाता है. सारा रीति रिवाज से ये सारा काम हो जाता है. अब देखिए, जिस देश में राजा अगर मेलन बन गया, इट मीन्स कि वहां पे कोई राजा है ही नहीं सही मायने में. नाउ द पीपल आर लिविंग विद पीस इन लिबर्टी. लोग कहते हैं बट
कैन वी डू इफ यू रिजॉइस टू बी इन दैट स्टेट? हम क्या करें अगर राजा इसी सूरत में रह के, खरबूजे की शक्ल में रह के ही राज करना चाहता है, तो इट्स गुड. वी शुड एंजॉय द लिबर्टी, वी शुड एंजॉय द फ्रीडम, वी शुड एंजॉय द पीस हियर. हमें तो भाई शांति का और आजादी का आनंद लेना है और वो हमें मिल रही है. तो लास्ट में इस पोएम में एक वर्ड आता है, द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर seem to be well established there. The principle of laissez-faire, L-A-I-S-S-E-Z-F-A-I-R-E, laissez-faire seem to be well established there. भाई राजतंत्र से मुक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, और laissez-faire राजतंत्र से मुक्ति. राजतंत्र से मुक्ति का जो सिद्धांत है वो इस राज्य में देखा जा सकता है. और इस टाइप से बहुत बड़ी पोएम थी, लेकिन ये देखे कितनी इजीली, कितने आसान से तरीके से ये पोएम जो है अपने एंड तक पहुंचती है. और जो है लास्ट में आपको यही लिखना है, लास्ट लाइन, कि द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस-फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर. अब जैसे ही राजा का जो मुकुट है वो खोया, उसने पनिशमेंट की सोची, तभी से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए. राजा ने सबसे पहले पनिशमेंट हैंग करने का डिसाइड किया. तो किसको किया? चीफ ऑफ बिल्डर्स. ये वर्ड याद करेंगे. चीफ ऑफ बिल्डर्स ने ब्लेम कर दिया, जिम्मेवार ठहरा दिया किसको? वर्कमैन को. वर्कमैन ने मैसन्स को, मैसन्स ने आर्किटेक्ट को, और आर्किटेक्ट ने लास्ट में बात ला के कहां छोड़ दी थी? राजा के ऊपर. राजा ने अपने आप को बचाने के लिए वाइजेस्ट मैन को बुलाया था, और वाइजेस्ट मैन ने आर्च को फांसी पे लटकाने की बात कही थी, लेकिन एक सभासद ने मना कर दिया था, तो फांसी का फंदा वहां पर टांग दिया गया था, और उसमें खुद राजा ही फंस जाता है. राजा को फांसी दे दी जाती है, और उसके बाद एक पागल जो है नगर के मुख्य द्वार में से गुजरता है, उसको अधिकार था अगले राजा के नाम घोषित करने का, तो वो द मेलन का नाम ले देता है, और इस प्रकार से वहां पे एक खरबूज जो है, जो मेलन है, उसका उस देश में राज स्थापित हो जाता है. कहने का मतलब उस देश में राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है. भाई कोई राजा नहीं है. द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस-फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर. ये आप लर्न करेंगे. होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, और एट द एंड वी assure you that the notes of this poem we are going to provide you through PPT in our next video. Fine. Thank you.